नमस्कार सभी को। आज हम समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 का पाठ 4 भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण का टॉपिक औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव पेज नंबर 55 से पढ़ेंगे कि औद्योगिकरण का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। यूरोप विशेषकर ब्रिटेन जब तीव्र औद्योगिकरण की राह पर अग्रसर था, उस समय भारत ब्रिटिश औपनिवेश था। बताया जा रहा है कि जब विशेषकर यूरोप और ब्रिटेन तीव्र औद्योगिकरण की राह पर चल रहा था, उस समय भारत जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक था। अतः भारत पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा। जो हमारा भारत है उस पर ब्रिटिश के द्वारा किए जा रहे गए कार्यों का, उद्योगों का प्रभाव पड़ा था। भारत में जो सस्ते कपड़े और मशीन निर्मित औजार के निर्बाध आयात तथा ब्रिटिश नेतृत्व वाले उद्योगों की स्थापना ने देशी ग्रामीण उद्योगों को नष्ट प्राय कर दिया। अब बताया जा रहा है कि भारत में जो सस्ते कपड़े थे, मशीन निर्मित जो औजार थे, उनका निर्बाध आयात होता था, यानी मंगवाए जाते थे, उनको ब्रिटिश नेतृत्व वाले उद्योगों ने नष्ट कर दिया था। उद्योगों की स्थापना से ये उद्योग जो है नष्ट हो गए थे। ग्रामीण कारीगर अलाभकारी व्यवसाय को छोड़कर, जो गांव वाले कारीगर थे, जब उनको इस व्यवसाय में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस व्यवसाय को छोड़ करके कृषि की तरफ झुक गए। वो मशीनों से काम भी कर रहे थे और काम करने के बाद में उन्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। इस कारण इसको छोड़ करके वो कृषि की तरफ झुक गए। कृषि करना उन्होंने आरंभ कर दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश औद्योगिकरण का आश्चर्यजनक ढंग से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत के कुछ क्षेत्रों का औद्योगिकरण हुआ। भारत के परंपरागत औद्योगिक केंद्रों का पतन हो गया। जो भारत के परंपरागत औद्योगिकरण थे, उनका विऔद्योगिकरण हुआ और परंपरागत उद्योगों के केंद्र जो थे वो पतन हो गया था, वो नष्ट होने लगे थे। सूरत, ढाका, तंजौर, मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम का मैनचेस्टर प्रतियोगिता के चलते अस्तित्व कमजोर होने लगा। अब क्यों कमजोर होने लगा कि मैनचेस्टर जो प्रतियोगिता थी वो था ब्रिटिश में चलते मैनचेस्टर पर बने कपड़े की उच्च कोटि की रेशम की तुलना में अत्यंत सस्ते थे। यहाँ पर जो ब्रिटिश के लोग मैनचेस्टर पर जो कपड़ा बनाते थे, उसमें जो उच्च कोटि की रेशम थी, उससे वो कपड़े ज़्यादा सस्ते थे। इस कारण से क्या है, इसका अस्तित्व कम हो गया था। मैनचेस्टर प्रतियोगिता में जो सूरत है, ढाका है, तंजौर, मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम का अस्तित्व कमजोर होने लगा। क्यों कमजोर होने लगा? क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण के चलते जो मैनचेस्टर में बने कपड़े की भारत की उच्च कोटि की जो रेशम की तुलना में अत्यंत सस्ते थे, यानी कि उसकी जो रेशम थी भारत की वो अच्छी थी और जो वो कपड़े थे वो सस्ते थे। इस कारण भारत में बने हुए माल की मांग समाप्त हो गई। अंग्रेजों के नेतृत्व में कुछ नए क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए, जिससे इन क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता का अंग्रेजों ने व्यापार अथवा कच्चे माल को ब्रिटेन भेजने की दृष्टि से तथा निर्मित माल को भारत लाने की दृष्टि से विकास किया। बताया जा रहा है कि अब बम्बई और कलकत्ता अंग्रेजों में जो व्यापार के थे, उसमें कच्चे माल को ब्रिटेन भेजने का तथा निर्मित माल को भारत लाने की दृष्टि से विकास हुआ था। मुंबई से कपास, कोलकाता से जूट तथा चेन्नई से केवा, नील और कपास ब्रिटेन को भेजा जाता था। अब देखिए किस किस स्थान से कौन कौन सी चीज़ें भेजी जा रही है। मुंबई से तो कपास भेजा जाता था, कोलकाता से जूट, चेन्नई से केवा और चीनी, नील तथा कपास ब्रिटेन को ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का प्रवेश शीघ्र तथा बड़ी संख्या में हुआ, वहाँ स्थानीय शिल्प एवं उद्योग शीघ्रता से समाप्त हो गए। पूर्वी भारत, जिसमें अंग्रेजों का संपर्क देर से हुआ, वहाँ पर देर तक ग्राम्य शिल्प अस्तित्व में रहा। ब्रिटिश काल में रेलवे के विस्तार ने भारतीय उद्योग धंधों पर
नकारात्मक प्रभाव डाला। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से अधिकतर लोग नगरों की तरफ आए, जबकि भारत में प्रारंभ में व्यवसाय के अलाभकारी होने के कारण लोगों को खेती की तरफ जाना पड़ा। अब इसमें ये बात कही गई है कि ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ, उस औद्योगिकरण के प्रभाव से अधिकतर लोग नगरों की तरफ आए थे, जबकि भारत में प्रारंभ व्यवसाय के अलाभकारी होने के कारण, भारत में ये व्यवसाय जब अलाभकारी हुआ तो लोगों ने खेतों की तरफ जाना शुरू कर दिया था, खेतों की तरफ रुझान करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार औद्योगिकरण का अभिप्राय भारतीय संदर्भ में मशीनों से उत्पादन बढ़ाने से नहीं, अपितु नए सामाजिक समूहों तथा नए सामाजिक संबंधों के उद्भव से है। अब बताया गया कि भारतीय संदर्भ में जो है औद्योगिकरण का अभिप्राय वो है मशीनों से उत्पादन बढ़ाने से नहीं, अपितु सामाजिक समूहों तथा सामाजिक संबंधों के उद्भव से है कि सामाजिक समूह कौन से हैं और सामाजिक संबंधों का उद्भव कितना हो रहा है। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में भारतीय सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव हुए। अब जो औद्योगिकरण है, उस औद्योगिकरण के कारण जो हमारे सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन आया है। औपनिवेशिक काल में पुराने शहरों का उनकी व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ने से अस्तित्व कमजोर हो गया तथा इनकी जगह नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। ब्रिटिश भारत में कोलकाता पहला ऐसा नगर था। अब यहाँ पर बताया गया कि ब्रिटिश भारत में कलकत्ता पहला ऐसा नगर था। सन 1990 में जॉब चॉर्नोक नाम के अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के तट के 3 गांव कोलकाता, गोविंदपुर तथा सुतानुती को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए पट्टे पर लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1990 में जॉब चॉर्नोक नाम के अंग्रेजी व्यापारी ने कौन से 3 गांवों को पट्टे पर लिया था? तो कोलकाता, गोविंदपुर तथा सुतानुती को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए पट्टे पर लिया। 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा एवं सैन्य ठिकाने का विकास के उद्देश्य से की गई। अब पूछा जाए कि फोर्ट विलियम की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो फोर्ट विलियम की स्थापना सैन्य ठिकाने का विकास के उद्देश्य से की गई। इस प्रकार इस नगर का विकास हुआ। ब्रिटिश हितों के चलते भारत में औपनिवेशिक काल में उस प्रकार का औद्योगिकरण नहीं हुआ जिस प्रकार ब्रिटेन में हुआ था। अब कहा जा रहा है कि भारत में औपनिवेशिक काल में उस प्रकार का औद्योगिकरण नहीं हुआ था जिस प्रकार का ब्रिटेन में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में उद्योग धंधे नहीं लगाए अथवा लगाने की अनुमति नहीं दी जो ब्रिटेन में कुशलता से चल रहे हैं। अब क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे चल रहे थे वो हमारे भारत में नहीं चल रहे थे और इतनी कुशलता से उसको लगाने की अनुमति नहीं मिली और अनुमति नहीं मिलने के कारण वो कार्य उस भारत में नहीं किया गया जितना कि कुशलता से ब्रिटेन में किया जा रहा था। अपितु भारत में स्वयं के नेतृत्व में वे व्यवसाय धंधे पनपाए जो ब्रिटेन में श्रम, जलवायु, परिवहन आदि के कारण अलाभकारी थे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में स्वयं के नेतृत्व में उन उद्योग धंधों को अपनाए गए, वो उद्योग धंधे काम में लाए गए जो ब्रिटेन में श्रम, जलवायु, परिवहन आदि के कारण अलाभकारी थे। इसी प्रकार का एक उद्योग प्रमुख था चाय की बागवानी। औपनिवेशिक सत्ता ने मजदूरों से बलपूर्वक सस्ती दरों पर काम लिया। ब्रिटेन एक प्रजातांत्रिक देश था, लेकिन औपनिवेशों में उसमें लोकतंत्र के मूल्यों को ताक पर रखकर अपने नागरिकों, जो कि भारत में बागान मालिक थे, क्या कहा गया कि लोकतंत्र के मूल्यों को
ताक पे रख करके यानी कि एक तरफ करके अपने नागरिकों को जो भारत के बागान मालिक थे के हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु कार्य किया। भारत में 1851 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें। भारत में 1851 में असम में चाय उद्योग का प्रारंभ हुआ था। 1903 तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर असम में 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को चाय बागान में काम पर रखा गया। कितने रखा गया कि असम में जो है 4,79,000 तो स्थायी कारीगर थे और 93,000 अस्थायी कारीगर थे, यानी अस्थायी लोगों को चाय बागान में काम करने के लिए रखा गया। असम में इतने लोग कार्य हेतु उपलब्ध नहीं थे। अब यहाँ पर इस काम को करने के लिए असम में इतने लोग नहीं थे तथा बागानों की अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण इलाज में खर्चा भी अधिक होता था। जो चाय बागानों की स्थिति थी उसके कारण अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ थी, उसके कारण इलाज में खर्चा भी ज़्यादा आता था। इस व्यय के लिए बागान मालिक एवं ठेकेदार सहमत नहीं थे। वहाँ पर काम करने पर अगर कारीगर बीमार होता है, जो मजदूर हैं वो बीमार हो जाते तो उनके इलाज में खर्चा अधिक होता था और इस खर्चे को करने के लिए जो बागान मालिक थे या ठेकेदार थे वो उसके लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने इन स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे कानून बनाए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब अंग्रेजों ने इन समस्याओं से निपटारा करने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ इस प्रकार के कानून बना दिए कि मजदूरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कि कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं बचा था। अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863, जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधित किया गया। कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स, ये अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट जो 1863 में बनाया गया, लेकिन जिसका 1865, 70, 73 में संशोधन किया गया। प्रयोग करके मजदूरों को प्रलोभन दिया, लालच दिया, भय के द्वारा असम भेजा गया था। अब जो ये एक्ट बनाया गया, इस एक्ट में संशोधन किया गया और इस संशोधन करके मजदूरों को लालच, बल और भय के द्वारा असम भेजा गया था। श्रम एवं उत्प्रवासी विधेयक 1901 असम लेबर एंड इमिग्रेशन में प्रावधान किया गया कि मजदूर 4 साल के लिए असम में मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या रखा गया? श्रम एवं उत्प्रवासी विधेयक में 1901 में असम लेबर एंड इमिग्रेशन में प्रावधान रखा गया कि मजदूर 4 साल के लिए असम में मजदूरी करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अगर कोई मजदूर इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे जेल हो सकती है। अब उनके सामने एक शर्त रख दी गई कि वो क्या है, सिर्फ कृषि का काम करेंगे, कृषि के अलावा वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बागानों के मालिक अंग्रेजों का रहन सहन शाही तथा विलासिता से भरपूर था। जो अंग्रेजी बागानों के मालिक थे, उनका जो रहन सहन का तरीका था वो शाही था, विलासिता से भरपूर था। अब अगला टॉपिक आता है हमारा भारत में औद्योगिकरण, कि भारत में औद्योगिकरण क्या है। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उनका विचार था कि तीव्र एवं वृहद स्तर के औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अब जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उनके लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक शोषण और केंद्रीय मुद्दा बन गया था और उनका ये विचार था कि तीव्र और वृहद, तेज और बड़े स्तर पर औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारी मशीनीकृत उद्योग धंधों का विकास हुआ।
अब जो भारी मशीनीकृत उद्योग थे उनका विकास हुआ, जिसमें रुई, जूट, कोयला, खाने, रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। अब ये जो उद्योग है वो भारत के प्रथम उद्योग थे। रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन आदि परियोजनाओं को सम्मिलित किया। सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया, जिसमें कुछ क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तथा कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले रहे। स्वतंत्रता के बाद में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अतिरिक्त बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पूना, फरीदाबाद, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर आदि भी महत्वपूर्ण थे। औद्योगिक क्षेत्र बन गए, ये महत्वपूर्ण थे और ये औद्योगिक क्षेत्र बन गए थे। सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी विशिष्ट सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया था। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े उद्योगों में कार्यरत थे, जबकि 72% लघु एवं कुटीर तथा परंपरागत उद्योगों में कार्यरत थे। अब आता है भारत वर्तमान में एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, IT उद्योग, होटल्स तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है। नगरीय मध्यम वर्ग के मूल्यों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। सरकारी रोजगार के स्थान पर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। सरकार भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति पर आगे बढ़ रही है। अधिग्रहण का अर्थ है जबरन, यानी जबरदस्ती। जबरन के विरुद्ध आंदोलन भी किसानों तथा आदिवासियों के द्वारा देखे जा रहे हैं। भारत में औद्योगिकरण के निम्न परिणाम दृष्टिगत हुए हैं, जिसमें पहला आता है उत्पादन का व्यापारीकरण करना, कि भारत में जो उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन को व्यापार के रूप में आगे बढ़ाना, उसका व्यापार करना, तो उत्पादन का व्यापारीकरण हुआ। फिर दूसरा पॉइंट आता है जीवन निर्वाह आर्थिक व्यवस्था समाप्ति की ओर। जो जीवन को निर्वाह करना है वो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था समाप्ति की ओर है। जिस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाएं वो समाप्ति की ओर है, समाप्त होता जा रहा है। मशीनी उत्पादन की प्रधानता बढ़ी है। अब औद्योगिकरण के कारण क्या है, मशीनों का उत्पादन अधिक बढ़ा है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रधानता बढ़ती जा रही है। सबसे पहला बताया गया क्या परिणाम हुआ है, उत्पादन का व्यापारीकरण हुआ है, कि उत्पादन जो है उसका व्यापार ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरे में बताया गया कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था समाप्ति की ओर है। अब जिससे जीवन निर्वाह हो रहा था वो अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त होती जा रही है औद्योगिकरण के कारण। फिर है मशीनी उत्पादन की प्रधानता बढ़ी और इस औद्योगिकरण के कारण जो मशीनी उत्पादन है उनमें प्रधानता बढ़ती जा रही है। लोग अब हाथ से कार्य करने के बजाय मशीनों से काम करना शुरू कर रहे हैं, मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है कि खेती पर निर्भर श्रमिकों के अनुपात में गिरावट आई है। जो मजदूर खेती पर निर्भर थे उनमें लगभग कमी होती जा रही है, उसमें गिरावट आती जा रही है। फिर है नगरीकरण में वृद्धि। अब औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण में वृद्धि होती जा रही है। लोग व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए गांवों से नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, गांवों से नगरों की तरफ जा रहे हैं। इस कारण से नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। फिर आता है छठा पॉइंट, शिक्षा का प्रसार हुआ है। अब औद्योगिकरण के कारण क्या है, शिक्षा का प्रसार बढ़ा है। शिक्षा के प्रसार के कारण लोग
अपना जीवन अच्छा व्यतीत करने के लिए, उच्च जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर 7वां पॉइंट आता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक एवं विज्ञान के प्रयोग में वृद्धि हुई है। 8वां है लोकतंत्र का विकास एवं प्रसार हुआ है। लोकतंत्र का विकास और प्रसार हुआ है। फिर सारांशतः ये कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है, यानी औद्योगिकरण ने समाज पर अच्छा प्रभाव डाला है, व्यापक सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाला है, जो निश्चित रूप से प्राचीन एवं मध्ययुगीन समाज से भिन्न प्रकार का है। औद्योगिकरण के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, इसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। साथ ही इसके कारण बहुत प्रकार की नवीन समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं और औद्योगिकरण के कारण से बहुत लोगों के जीवन में सुधार तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं ने भी जन्म लिया है, यानी इसके साथ साथ बहुत सारी नई समस्या भी उत्पन्न हुई हैं। धन्यवाद।